So before starting with the questions, I would like to inform you guys that we have recently launched our paper 1 ebooks. ठीक है, so because कम टाइम है आपके लिए, तो आपको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक की ज़रूरत है, एक गाइड बुक की ज़रूरत है जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएं सारे यूनिट्स के अलॉन्ग विद द PYQs. सो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है जो हमने आपको प्रोवाइड किया है. इसमें हाईली ऑर्गेनाइज्ड शॉर्ट नोट्स है आपके एग्जाम के लिए जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे. अलॉन्ग विद दैट कंप्लीट रिवीजन नोट्स रहेंगे. सारे यूनिट्स कवर कर रहे हैं, यूनिट 1 to यूनिट 10th, whether it is reading comprehension or you take it as mathematical reasoning questions or the theoretical portion of higher education and environment. along with that हमने current affairs भी complete करा है नोट्स में. ऑल्सो मेजर टॉपिक्स जितने हैं सारे ही कवर करे हैं. जितने भी न्यू कंसेप्ट ऐड हुए हैं वो भी हम लोगों ने इसमें कवर करा है. और वी हैव यूज विजुअल एड्स, हमने चार्ट्स की मदद ली है. वी हैव यूज पिक्चर्स सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े उन टॉपिक्स को लेके. एंड ऑल्सो जो भी मटेरियल आपको इस ई बुक में दिया जाएगा दैट इज फुल्ली अपडेटेड टिल जून 2023 एग्जामिनेशन. सो इसके अलावा जो ई बुक है उसमें PYQ साथ में हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आपको पता रहे कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो जो PYQs है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो ना ही हमने सिर्फ ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए हैं, बट ऑल्सो हमने यूनिट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए हैं. तो आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक मिलेगी. सो येस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नाउ येस, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. और आज की वीडियो में हम लोग आपके पेपर 1 यूनिट 9 एनवायरनमेंट से एक वीडियो लेके आए हैं. सो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इनिशिएटिव्स जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हुए हैं. इनसे बहुत डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे एग्रीमेंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए. सो नेशनली एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स, एग्रीमेंट्स और पैक्ट्स हैं वो हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव्स. ठीक है, राइट. सो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ऑन द पैटर्न ऑफ असर्शन एंड रीजन. सो यू हैव द असर्शन की सो द assertion इज दैट जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में हुआ था इज अ ग्लोबल अग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. और वो कौन कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हैलोन्स. ये असर्शन के हिसाब से है. देन रीजन ये दिया गया है क्योंकि ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को फिल्टर आउट करती है, जिसकी वजह से जो इंक्रीज प्रेवलेंस है स्किन कैंसर में, कैटरैक्ट्स में, वो सब हो रहा है. and also जो it reduce agricultural productivity and disruption in the marine ecosystem. So now you have to choose the correct answer for this question, and the correct answer is option number फर्स्ट, दैट इज कि जो दोनों असर्शन है एंड रीजन वो दोनों ही सही हैं. जो असर्शन है वो रीजन एकदम करेक्टली मैच करता है. सो लेट्स सी इन एक्सप्लेनेशन. देखिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी सबसे पहले तो इट वाज फाइनलाइज्ड इन 1987. ये आपको पता होना चाहिए ईयर, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. ठीक है, एंड ये जो अग्रीमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको इसीलिए फाइनलाइज किया गया था टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर. ठीक है, बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. सो ना ही प्रोडक्शन हो ना ही कंजम्पशन हो ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. एंड फर्दर जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर होती है ना वो फिल्टर आउट करती है जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है. तो इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन प्रेवलेंस ऑफ स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स, रिड्यूस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड डिसरप्शन ऑफ मैराइन इकोसिस्टम, जैसा कि आपके रीजन में दे रखा था. सो बोथ आर करेक्ट, राइट. और ये जो बेसिकली जो प्रोटोकॉल थी दैट वाज टेकन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एक्शन सो दैट हम लोग प्रोडक्शन भी नहीं करें एंड कंजम्पशन भी कम करें ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी आ जाएंगे, एंड हैलोन्स. Right? So yes, moving towards the next question. So the next question is, in which of the following countries was the Earth Summit held? So you have the following options, and आपको बताना है Earth Summit कहाँ पे conduct करी गई थी. So you have the following options, and the correct answer is option number 3, that is Rio de Janeiro. ठीक है, so let's see an explanation in detail. So जो UN कॉन्फ्रेंस थी ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट उसको ही हम लोग अर्थ समिट के नाम से जानते हैं. एंड ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको हेल्ड करा गया था रियो दे जेनेरियो. ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी अर्थ समिट को रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है. एंड रियो दे जेनेरियो इज इन ब्राज़ील, एंड इसे कंडक्ट किया गया था इन द ईयर 1992. ठीक है, तो इसमें हुआ ये था कि जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्हें अग्री किया था एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी जिससे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब मीटिंग हमारी प्रेजेंट नीड्स वाइल इंश्योरिंग कि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन हैं उनके लिए हम लोग एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज छोड़ रहे हैं. वी आर नॉट कंज्यूमिंग द एंटायर रिसोर्सेज, तो जिसकी वजह से हम लोग एक हेल्दी और वाइबल वर्ल्ड छोड़ रहे हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन. सो फर्दर जो कन्वेंशन थी दैट एस्टैब्लिशेस 3 मेन गोल्स, और ये 3 मेन गोल्स कौन कौन से थे?
सो पहला तो मेन गोल ये था कि कंजर्वेशन होना चाहिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, देन सेकंड था कि सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए उसके कंपोनेंट्स का, एंड थर्ड था कि हम लोग फेयर एंड इक्विटेबल शेयर करें जो भी बेनिफिट्स होते हैं हम लोग को जेनेटिक रिसोर्सेज से. So yes, this was all about this question. Let's move towards the next question. So the next question for this video is match of the following. So you have to match from the list 1 from the list second. ठीक है? So these are your options, and the correct answer for this question is option number 4th. So let's see how this is the correct answer in the explanation in detail. सो जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है दैट इज़ अ बाइंडिंग ट्रीटी जो नेशन स्टेट्स को कहती है दैट दे शुड टेक इंटरवेंशंस ऑफ देयर प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स और प्रोटेक्ट करना चाहिए एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को. देन जो यूएन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ऑन क्लाइमेट चेंज और वी कैन से ऑन ग्लोबल वार्मिंग कन्वेंशन, वो एक बाइंडिंग ट्रीटी है दैट रिक्वायर्स नेशन कि वो रिड्यूस करें अपना एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वी कैन से मीथेन और ग्रीन हाउस गैसेस जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने के लिए. बट हाउएवर ये जो ट्रीटी है इसने कोई भी बाइंडिंग टारगेट सेट नहीं करे हैं एमिशन रिडक्शंस के, तो ये आप याद रखिएगा. देन द नेक्स्ट इज द डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, द रियो डिक्लेरेशन. सो उसने 27 ऐसे पॉइंट्स लेट डाउन करे थे, वी कैन से द नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल दे आर ऑफ साउंड डेवलपमेंट फॉर आवर एनवायरमेंट. देन द नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन फॉरेस्ट. सो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन फॉरेस्ट है दैट बेसिकली एम्ड कि जो प्रिजर्व that basically aim कि we need to preserve the world's rapidly vanishing tropical rainforest. So further ये जो statement है basically it is a non-binding statement, but ये recommend करता है nations को कि वो monitor करें और assess भी करें कि इनके जो development है उसका क्या impact हो रहा है और वो forest को कैसे hamper कर रही है या forest के resources को कैसे hamper कर रही है, और अगर वाकई में उनके development का जो cost है वो forest का depletion हो रहा है तो उनको ऐसे steps लेने चाहिए जिसकी वजह से वो ये damage को limit कर सकें. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं एंड दीज आर योर 2 स्टेटमेंट्स. ना आपको इन 2 स्टेटमेंट्स में से करेक्ट आंसर चूज करना है. क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं या दोनों फॉल्स है, या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी फॉल्स है. सो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4th, दैट स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स है और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो ट्रू है. तो बेसिकली स्टेटमेंट में पूछा गया है कि टू असेस द प्रोग्रेस इन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंजेस parties have been meeting twice in every 4 years in the conference of the parties. ठीक है, ये याद रखिएगा. एंड जो मीटिंग है दैट इज हेल्ड एवरी ईयर फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ नवंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर. सो लेट्स सी इन द एक्सप्लेनेशन. देखिए जो पार्टीज हैं दे हैव बीन मीटिंग एनुअली. ठीक है, दे आर नॉट मीटिंग ट्वाइस इन 4 years, दे आर मीटिंग एनुअली इन द कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द पार्टीज. COPs के नाम से जाना जाता है इस मीटिंग को. बेसिकली इट असेस द प्रोग्रेस इन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज, राइट. एंड जो रिसेंट है दैट इज COP27, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. एंड फर्दर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी कि ये जो मीटिंग है दैट इज हेल्ड एवरी ईयर फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ नवंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट. सो येस, moving towards the next question. So the next question is from COP27 because it is one of the latest one and high chances कि इसमें से question आए आपके environment unit में से. So the question is which of the following options is not a major outcome of the COP27. So you have the following options and the correct answer for this question is option number 4th, that is agreement on the conservation of polar bears. So जानते हैं कि COP27 के मेजर आउटकम्स कौन कौन से हैं. So देखिए पहला जो मेजर आउटकम है दैट इज लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वल्नरेबल कंट्रीज. देन टेक्नोलॉजी मिटिगेशन ग्लोबल टेक. Then also one of the major outcome is Sharm el-Sheikh adaptation agenda, then action on water adaptation and resilience initiatives, also African carbon market initiative and the global renewable alliance, right. So ये सारे major outcomes है of COP27 and जो आपका ऑप्शन में दे रखा था agreement on conservation of polar bears, that is not the one of the most major outcome of COP27, right. Moving towards the next question. So the next question is which of the following greenhouse gases emissions have been targeted under the Kyoto Protocol, right. So you have the following options and you have to choose the correct answer from the options given below. So these are your options and the correct answer for this question is option number 3rd.
सो वाई, लेट्स डिस्कस इन डिटेल. सो जो क्योटो प्रोटोकॉल है दैट कवर्स एमिशन ऑफ 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन. सो क्योटो प्रोटोकॉल से हर साल क्वेश्चन, मतलब हर साल तो नहीं कह सकते बट हाँ बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है क्योटो प्रोटोकॉल से. और ये जो एजेंडा है डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेज के लिए मेन ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है या इनिशिएटिव है. सो दैट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल, याद रखिएगा. और ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी 6 मेन है ये भी आपको पता होना चाहिए. तो वो जो 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेस है जो टारगेट है ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, राइट. सो यस, these are the 6 greenhouse gases emissions that are targeted by the Kyoto Protocol. ठीक है, and Kyoto Protocol is a binding treaty, always remember that. Moving towards the next question. So the next question is again assertion and reason का format में है. So assertion is that our stated objective regarding International Solar Alliance is India aims to produce 100 gigawatt solar energy, which will be 1/10 of ISA's target by to 2022. So ISA is International Solar Alliance. International Solar Alliance में PYQs में देख लीजिए, पिछले साल भी क्वेश्चन आया, उससे पहले भी क्वेश्चन आया. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. रीजन दे रखा है दैट आर डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल एनर्जी सोर्सेज एंड आर ओन geographical location ask for dependence on solar energy so that we can make our journey from developing nation to developed. ठीक है, sustainable and also cost effective. So you have the following options and now you have to choose the correct answer. So the correct answer is option number 2, that both statement and assertion are true, but जो reason है that is not a correct explanation of the assertion. How, let's discuss in detail. So how, let's discuss in detail. So देखिए it was stated that जो objective था regarding International Solar Alliance, that is कि India promote to produce 100 gigawatt of solar energy. ठीक है, जो obviously that will be which will be 1/10 of ISA's target by 2022. But if this organization succeeds in achieving its goals, then ये कोई इकलौती सोर्स नहीं होगा ऑफ क्लीन फ्यूल फॉर द करंट जनरेशन, बट ये मीट करेगा नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, राइट. सो दैट इज वाई इट इज द रीजन वॉज नॉट करेक्टली मैच विद द असर्शन. सो येस, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज where was the 2022 UN Biodiversity Conference held? So you have the following options and the correct answer is option number 2, that is Montreal, Canada. So जो UN Biodiversity Conference थी that is now held once in 2 years. ठीक है, and 2018 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी शर्म एल शेख इजिप्ट में, and 2022 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी मॉन्ट्रियल कनाडा में, राइट. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, which of the following protocols aims at sharing the benefits arising from the utilization of genetic resources in a fair and equitable way, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies? So you have the following options and the correct answer is option number 3, that is Nagoya Protocol. So let's discuss in detail. So देखिए जो नागोया प्रोटोकॉल थी दैट वाज ऑन एक्सेस एंड जो हम लोग बेनिफिट शेयरिंग कर सकते हैं बाय सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट्स टू द कन्वेंशन. ठीक है, एंड जो नागोया प्रोटोकॉल थी दैट बेसिकली एम्स एट शेयरिंग द बेनिफिट्स जो वो अराइज करेंगे फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर. ठीक है, इट कुड बी बाय इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज और बाय अप्रोप्रिएट ट्रांसफर ऑफ रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज टू वन टू अनदर. So yes, this was all about this question. So moving towards the next question. So the next question is match of the following. So you have to match list first with list second. So now you have the following options and the correct answer for this question is option number 1. So सबसे पहला जो इंडिया से मैच होता है दैट इज एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP 33 to 35% बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030 और जो पावर कैपेसिटी है दैट इज़ टू बी 40%. ठीक है, और ये है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड. देन अगर चाइना की बात करें तो उसकी जो एमिशन इंटेंसिटी है दैट इज़ ऑफ GDP 60 to 65% एंड इट्स पीक एमिशन विल बी अराउंड 2030. एंड जो नॉन फॉसिल फ्यूल होंगे दैट विल बी एंड जो नॉन फॉसिल फ्यूल हैं दे आर टू बी 20% ऑफ प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन बाय 2030. सो अगर USA की बात करें सो USA हैज़ एब्सोल्यूट एमिशंस 26 to 28% बिलो 2005 लेवल्स बाय 2025, राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट यूरोपियन यूनियन, सो यूरोपियन यूनियन का जो एब्सोल्यूट एमिशन परसेंटेज है दैट इज़ 40%
below 1990 levels by 2030. So yes, this is the correct match of the emission intensity according to the countries with matching their GDP. So yes, this is all for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.